हेलो स्टूडेंट्स। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे हम, जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजंस। ये सीए इंटर के एफएम के सिलेबस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें से 5 मार्क टू 10 मार्क का एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता ही है बच्चों, राइट। सो डिविडेंड डिसीजन चैप्टर सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ। डिविडेंड डिसीजन, देखिए डिविडेंड डिसीजन में सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, तो 3 तरह के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसमें सबसे पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन? आप जब बिजनेस में पैसा लाते हो कहीं से, तो वो पैसा कैसे लाया जाए? क्या पैसा इक्विटी से लाया जाए? क्या इस पैसा डेट से लाया जाए? डेट क्या पैसा प्रेफरेंस शेयर से लाया जाए? अगर आप डेट से पैसा लाते हो तो भी क्या उसमें डिबेंचर इश्यू किए जाए या बैंक में से बैंक लोन ली जाए? ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं, इस क्वेश्चंस को आपको सोचना पड़ता है फाइनेंस के अंदर, इन ऑर्डर टू गिव द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर, बेस्ट पॉसिबल कैपिटल स्ट्रक्चर टू द बिजनेस। और ये एक सबसे बड़ा डिसीजन होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का। दूसरा बच्चों एक डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कोई भी कंपनी है, उसके पास बिजनेस करने के लिए कई सारे एवेन्यूज होते हैं, उसके रास्ते में कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारी ऑफर्स आती रहती है। लेकिन कौन से प्रोजेक्ट में हमें पैसा लगाना चाहिए तो हमें डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, एंड कौन से प्रोजेक्ट से हमें फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा, ये बात भी सोचनी होती है, जो हमें इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पता चलती है। हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन करके पूरा एक अलग से चैप्टर ही हम देखा है, और जिसके अंदर हमने एफएम में इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में मैथमेटिकली सोचा भी है। आई एम श्योर आपको एनपीवी, पीआई, ये सब चीजें याद होगी। And the third important decision for each and every company is decision regarding dividend, whether to pay the dividend or not। डिविडेंड चुकाए तो कितना चुकाए, ज्यादा चुकाए, कम चुकाए, बिल्कुल नहीं चुकाए, जितना कमाया है पूरा का पूरा डिविडेंड चुका दे। ये भी एक बहुत ही मेजर डिसीजन होता है, क्योंकि डिविडेंड से कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू को काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि डिविडेंड देने से कंपनी की इंप्रेशन में फर्क पड़ता है, और इसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिव रिपरकशंस आते हैं, और पॉजिटिव रिपरकशंस आने की वजह से बिजनेस की मार्केट वैल्यू में काफी फर्क पड़ता है। तो ये 3 मेन डिसीजन होते हैं, जिसमें से ये डिविडेंड डिसीजन के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में सीखने वाले हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन हमने एक चैप्टर में सीखा है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने सीखा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के एक अलग से चैप्टर में, और अब हम सीखने वाले हैं डिविडेंड डिसीजन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर और देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि व्हाट इज डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कंपनी जो प्रॉफिट्स अर्न करती है अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से, अपने बिजनेस से, उसमें से वो कुछ पैसा रिटेन करके रखती है, और कुछ पैसा कंपनी को डिविडेंड के तौर पे, शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे बांट देती है। सो डिविडेंड इज नथिंग बट ए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, राइट। व्हेन द कंपनी अर्न्स इट हैज 2 ऑप्शंस। कोई भी कंपनी अर्न करती है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आइदर टू डिस्ट्रीब्यूट दैट अर्निंग, या तो आप अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लोगों को बांट दो अमोंग द शेयर होल्डर, और रिटेन दैट अर्निंग फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूचर एक्सपांशन। बच्चों, आप मुझे ऐसी एक कंपनी दिखाइए जो ऐसा कहती है कि हमें एक्सपांशन नहीं करना है, हमें फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ना है, हमें बिजनेस का एक्सपांशन नहीं करना है। क्या ऐसी कोई कंपनी आपको मिलेगी? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ऐसी कोई कंपनी नहीं होती बच्चों जो फ्यूचर में एक्सपांशन करना नहीं चाहती, राइट। ऐसी कोई कंपनी नहीं होती जो फ्यूचर में एक्सपांशन करना नहीं चाहती। तो कंपनी को अगर एक्सपांशन करना है तो एक्सपांशन करने के लिए भी तो पैसे चाहिए, एक्सपांशन करने के लिए भी तो नया इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर डिविडेंड का पैसा बचाएगी, पैसे को रिटेन करके रखेगी, तो अपने ही घर में से वो नया इन्वेस्टमेंट लेके आ सकती है।
तो कंपनी के पास हमेशा ये दो चॉइस है कि क्या डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए या फिर डिविडेंड के पैसे को रिटेन किया जाए जिससे फ्यूचर फर्दर एक्सपांशन हो पाए, राइट। तो ये चीज भी हमें इस डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में समझनी है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डिविडेंड पॉलिसी इज सिग्निफिकेंट। डिविडेंड पॉलिसी को ऐसा वैसा मत समझना, दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉलिसी बिकॉज इट अफेक्ट्स the long term financing decision of the company, and long term financing decision ultimately happens in a better way if you think about the wealth maximization of the shareholders. कोई भी कंपनी का जो प्रमोटर होगा या कोई भी कंपनी का फाउंडर होगा वो हमेशा ये चाहेगा कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ मार्केट में बढ़ती ही जाए, बिकॉज अल्टीमेटली हर एक कंपनी शेयर होल्डर को ही खुश करने में खुश होती है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लो मुकेश अंबानी जी, मुकेश अंबानी अगर रिलायंस के फाउंडर मतलब अभी डायरेक्टर या चेयरमैन है उसके, उनके पास भी रिलायंस के काफ़ी सारे शेयर है, तो सभी शेयर होल्डर और इवन मुकेश अंबानी खुद भी कब खुश होंगे, जब कंपनी में, जब मार्केट में कंपनी के शेयर का भाव बढ़ेगा। और जब मार्केट में कंपनी के शेयर का भाव बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उनकी खुद की भी तो वेल्थ बढ़ेगी, और साथ साथ में जिन लोगों ने रिलायंस के शेयर में पैसा लगाया है उन सबकी भी तो वेल्थ बढ़ेगी, राइट। सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का भी डिविडेंड से लेना देना है, और इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डिसीजन माना जाता है बच्चों। सो आई एम श्योर आप बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं, राइट। चलिए इसके बाद हम बढ़ते थोड़ा सा और आगे। व्हाट इज डिविडेंड के बाद नेक्स्ट हमें देखना है फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, कौन कौन से टाइप के डिविडेंड होते हैं। तो सबसे पहला और बहुत ही इजी फॉर्म ऑफ डिविडेंड है वो है कैश डिविडेंड, राइट, जो कैश में चुकाया जाता है। इट इज अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डिविडेंड, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डिविडेंड। दिस काइंड ऑफ डिविडेंड इज पेड थ्रू द पे ऑर्डर, या तो किसी डिमांड ड्राफ्ट या चेक या पे ऑर्डर से चुकाया जाता है जो आपके घर पे पोस्ट में आ जाता है और आप उसे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, जिससे जो पे ऑर्डर में डिविडेंड का अमाउंट लिखा होगा वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। या नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नए जमाने के हिसाब से डिविडेंड को डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है थ्रू ईसीएस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। आपने ये ट्रांजैक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से आजकल की लाइफ में देखे ही होंगे कि डायरेक्ट डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाता है। एक चीज हमेशा नोट कीजिए, ये जो फॉर्म ऑफ डिविडेंड में जो डिविडेंड होता है वो कभी भी काइंड में पे किया जाता नहीं है, इसको हमेशा कैश में ही पे किया जाता है। तो ये हुआ एक टाइप ऑफ डिविडेंड जिसे हम कहते हैं कैश डिविडेंड। दूसरे टाइप का डिविडेंड जरा ध्यान से समझिए, उसे कहा जाता है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक का मीनिंग यहां पे हम शेयर्स निकालेंगे, राइट। यस बच्चों, आपने बिल्कुल बोनस शेयर्स के बारे में सुना होगा। तो ये जो है बोनस शेयर, वो भी तो एक तरह का डिविडेंड ही हुआ ना बच्चों। कुछ शेयर कंपनियां इश्यू करती है विदाउट एनी कंसीडरेशन। जैसे शेयर होल्डर्स को शेयर तो मिलते हैं लेकिन उनको 1 रुपया भी कंपनी को शेयर खरीदने के लिए देना पड़ता नहीं है, राइट। तो सम शेयर्स आर इश्यूड विदाउट कंसीडरेशन, some share are issued without consideration, and those are issued in proportion to the shares ऑलरेडी हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो मिस्टर ए के पास 1000 शेयर्स है किसी कंपनी के, और उस कंपनी ने बोनस शेयर इश्यू किया 1/10। उस कंपनी ने कहा कि जिनके पास 10 शेयर्स ऑलरेडी है उनको 1 बोनस शेयर कंपनी एक्स्ट्रा देगी, राइट। तो मिस्टर ए ने 1000 शेयर्स पहले से होल्ड करके रखे थे, वो 1000 शेयर्स के पहले से ओनर थे, इसलिए अब जो इनको बोनस शेयर मिलेंगे वो मिलेंगे 10 के सामने 1 इज इक्वल टू, उस रेशियो से प्रोपोर्शनेट 100 बोनस शेयर्स मिस्टर ए को मिलेंगे। और इस बोनस शेयर को पाने के लिए मिस्टर ए को 1 रुपये का भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। तो एक तरीके से ये बोनस शेयर डिविडेंड जैसा ही हुआ कि नहीं बच्चों।
दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि स्टॉक डिविडेंड जो होता है वो बोनस शेयर के नाम पे दिया जाता है, राइट। बट अब इसमें थोड़ी सेबी की गाइडलाइन को भी हमें ध्यान में रखना होता है टेक्निकली। सो एज पर सेबी गाइडलाइन, बोनस शेयर कैन नॉट बी इश्यूड इन लिeu ऑफ कैश डिविडेंड। मतलब कंपनी ने सोचा था कि हम आपको कैश डिविडेंड देंगे, ऐसा कंपनी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कर दिया दैट डिविडेंड दिया जाएगा कैश में। लेकिन फिर कंपनी ने बाद में चेंज करके कहा कि नहीं नहीं, हमें कैश में डिविडेंड नहीं देना है, रिजोल्यूशन पास हो चुका है, फिर भी हम एक काम करते हैं, कैश में डिविडेंड देने की बजाय क्या करते हैं, आपको बोनस शेयर इश्यू कर देते हैं। तो सेबी कहता है ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप कैश डिविडेंड देने का डिसाइड कर चुके हो, अगर आप कैश डिविडेंड देने ही वाले हो, तो अब आप उस कैश डिविडेंड के लिeu में, उसके बदले में आप ये बोनस वाला डिविडेंड, स्टॉक वाला डिविडेंड नहीं दे सकते। और इवन बोनस शेयर इश्यू करने की भी कुछ कंपनीज एक्ट में शर्तें लिखी हुई है। वो शर्तें भी यहाँ पे शॉर्ट में बताई है, जस्ट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अवर चैप्टर। थोड़ा बहुत थियरी भी हमें देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है बच्चों। सो बोनस शेयर कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड और इश्यूड इफ इट इज ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर कंपनी का AOA यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोनस शेयर इश्यू करने के लिए हाँ कहता है, पावर देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो ही वो बोनस शेयर इश्यू कर पाएंगे बच्चों। उसके साथ साथ ये भी देखना है दैट पार्टली पेड शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड शेयर्स। जब तक कंपनी की बैलेंस शीट में कोई भी पार्टली पेड शेयर दिख रहे हैं, कंपनी बोनस शेयर दे सकती नहीं है। तो हर एक पार्टली पेड शेयर भी पहले फुल्ली पेड शेयर में कन्वर्ट होने चाहिए, फिर ही बोनस शेयर दिया जा सकता है बच्चों। कंपनी का कोई डिफॉल्ट भी नहीं होना चाहिए इन रीपेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट और स्टैट्यूटरी ड्यूज। कंपनी ने अगर लोन पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए, किसी तरह के स्टैट्यूटरी ड्यू यानी कि टैक्स, ड्यूटी वगैरह पे करने में कोई डिफॉल्ट किया है, तो भी कभी भी बोनस शेयर इश्यू नहीं किए जा सकते। बोनस शेयर दिए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ शेयर प्रीमियम अकाउंट में से, या तो कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व होती है उसमें से। ये कभी भी ऐसी रीवैल्यूएशन रिजर्व में से नहीं दिए जा सकते जो फिक्स एसेट को रीवैल्यू करते वक्त बनाई गई थी। फिर चाहे उसको आप रीवैल्यूएशन रिजर्व का नाम दो या चाहे उसको आप कैपिटल रिजर्व का नाम दो, इस फिक्स एसेट के रीवैल्यूएशन की रिजर्व में से कभी भी बोनस शेयर बच्चों इश्यू किए जा सकते नहीं है। तो ये हमने बात समझी फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड के बारे में। दो टाइप के फॉर्म्स हमने समझे, एक है कैश डिविडेंड एंड दूसरा है स्टॉक डिविडेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिविडेंड की थियरी में थोड़ा सा और देखेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड, what are the factors which are very important to take into mind before we decide anything about the dividend। तो चलिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड के बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड है बच्चों, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड। बिजनेस में डिविडेंड आप तभी दे सकते हो जब बिजनेस के पास फंड हो। अगर आपके बिजनेस ने, आपकी कंपनी ने एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न किया है, एडिक्वेट कैश कंपनी के पास है, तो ही कंपनी डिविडेंड दे सकती है। सो बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कंपनी को ये देख लेना चाहिए कि कंपनी के पास कैश बैलेंस यानी कि फंड्स का बैलेंस कितना है। द सेकेंड पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जनरली ये देखना जरूरी है, जनरली ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि डेट कैपिटल जो होती है ना बच्चों, वो चीपर होती है, राइट। डेट कैपिटल चीपर होती है और उसके सामने जो इक्विटी कैपिटल होती है, या जो आपने इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग लिया हुआ है यानी कि रिजर्व लिया हुआ है, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो आपको ये समझना है कि अगर आपके बिजनेस में आप डेट कैपिटल चीपर परसेंटेज में लेके आ सकते हो, तो इक्विटी वालों का पैसा रिटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इक्विटी वालों का पैसा रिटेन करोगे तो वो उसके ऊपर इक्विटी वाले ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मांगेंगे, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगा, राइट। सो अगर आप चीपर डेट लेके आ सकते हो तो आपको डिविडेंड दे देना चाहिए, राइट, आपको रिटेन करना नहीं चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना
एक ऑप्टिमल कहूं या ऑप्टिमम कहूं, दोनों सेम है। एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कंपनी के इक्विटी का ईपीएस मैक्सिमाइज करे एंड अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज करे। तो ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना बच्चों बहुत जरूरी होता है। तो आपको चेक करना है कि आपका डिविडेंड डिसीजन क्या ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में आपकी हेल्प करता है या ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर को बिगाड़ देता है। सिर्फ बहुत सारा डिविडेंड देने से आपको बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंस के लिए या बिजनेस के एक्सपांशन के लिए हो सकता है कि कहीं से पैसा उधार लेना पड़े, कहीं से पैसे का डेट यूज करना पड़े। अब डेट लेने की वजह से हो सकता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का बैलेंस बिगड़ जाए। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का बैलेंस बिगड़ने ना पाए। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉक प्राइस। जनरली स्पीकिंग, जब कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो मार्केट में उसके स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, बिकॉज कंपनी के बारे में पॉजिटिव वाइब्रेशंस मार्केट में जाते हैं। और जब कोई कंपनी डिविडेंड देने से मना करती है या कई सालों से डिविडेंड नहीं दे रही होती, तो उसके लिए मार्केट में एक नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं, मतलब कि उस कंपनी के शेयर का प्राइस कम ही रहता है या बढ़ता नहीं, राइट। सो स्टॉक प्राइस को आपको कौन सी डायरेक्शन में लेके जाना है, ये भी आपको डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करते वक्त सोचना चाहिए। जनरली स्पीकिंग, डिविडेंड दोगे तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा और डिविडेंड नहीं दोगे तो शायद शेयर का प्राइस बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आपके बिजनेस में एक्सपांशन करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है, तो उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए आपको फंड की जरूरत पड़ेगी। अब वो फंड आप कहीं बाहर से लेके आओ, इससे अच्छा घर में ही जो आप प्रॉफिट कमाए थे उसी प्रॉफिट को रिटेन करके अगर आप उस इन्वेस्टमेंट में घर का पैसा लगाओगे तो शायद आपके लिए अच्छा हो सकता है, जिससे बिजनेस के सर पे डेट का एक पहाड़ क्रिएट नहीं होगा, राइट। कई बार क्या बिजनेस डेट चुकाने के चक्करों में फंस जाता है एंड कई बार लिक्विडिटी क्रंच की वजह से वो टाइम पे डेट नहीं चुका सकता, तो उसको कंपनीज एक्ट की भी बहुत सारे रिपरकशंस को झेलना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आपके हाथ में है तो मैं ये कहूंगा कि आपको डिविडेंड सोच समझ के देना चाहिए। पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, आपके शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेन करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होने की वजह से कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट में जब शेयर होल्डर का पैसा लगेगा तो अल्टीमेट बेनिफिट किसको होगा, शेयर होल्डर्स को ही होगा। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में भी कंपनी को सोचना चाहिए। आफ्टर दैट देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स नाउअडेज, टैक्सेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड। बच्चों, आप बिफोर 1/4/2020, राइट, बिफोर 1/4/2020 इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो डिविडेंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर होल्डर को चुकाती थी उस पे टैक्स चुकाना पड़ता था कंपनी को, जो था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसकी सेक्शन है सेक्शन 115O सेक्शन, राइट। ये थी सेक्शन एक्चुअली। लेकिन जब एक अमेंडमेंट लॉ में आया, फाइनेंस एक्ट 2020 में एक अमेंडमेंट आया, उस अमेंडमेंट ने ऐसा डिसाइड किया कि जो भी डिविडेंड है दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर नाउ। यानी कि डिविडेंड के ऊपर टैक्स जो पहले टैक्स फ्री इनकम की तरह आता था 115O के अंडर, वो अब डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में ही। और अगर शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड टैक्सेबल है तो जो भी इनकम आप शेयर होल्डर को दोगे डिविडेंड के नाम पे, वो पूरी की पूरी इनकम वो शेयर होल्डर कंज्यूम नहीं कर पाएगा। उसमें से थोड़ा सा हिस्सा, जो भी स्लैब रेट में वो आता हो, वो थोड़ा सा हिस्सा उसको किसको चुकाना पड़ेगा, शेयर होल्डर को टैक्सेशन के नाम पे गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा। अब ये शायद शेयर होल्डर को पसंद आए ना आए, ये ध्यान में रखना और डिविडेंड का कुछ भी डिसाइड करने से पहले इस चीज़ों को जांच लेना भी कंपनी के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री। कई बार ऐसा होता है, सबने किया तो हमको भी करना पड़ा, इट्स लाइक दैट, राइट। सो इफ ऑल द अदर राइवल्स ऑफ योर कंपनी or all the other industry member to which your company belongs are paying the dividend to the shareholders, then as a company you may also have to pay the dividend to the shareholder, because ultimately
इंडस्ट्री का जो ट्रेंड है उसके साथ आपको भी चलना पड़ेगा। जैसे मान लो आप टेक्सटाइल बिजनेस में हो और आपके जितने भी राइवल्स है या आपकी इंडस्ट्री में जितने भी टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्रीज है वो सब अच्छा खासा डिविडेंड शेयर होल्डर को दे रही है, और ऐसे मौके पे अगर आप अपनी कंपनी से अगर डिविडेंड नहीं निकालोगे ना, या आप अगर डिविडेंड नहीं दोगे ना, तो वो एक गलत इंपैक्ट आएगी और ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री बिगड़ेगा, और वो ट्रेंड के साथ आप फॉलो नहीं कर पाओगे तो आपकी कंपनी का रेप्यूटेशन मार्केट में खराब होगा। इसलिए बेटर है कि ट्रेंड को फॉलो करते हुए कंपनी अगर डिविडेंड देना चाहे तो दे सकती है। तो दिस आर सम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिविडेंड। बच्चों इसके पॉइंट्स आपको अच्छी तरह याद रखने हैं और आप एग्जाम में अपने हिसाब से लॉजिकल थियरी अगर बना के लिखोगे सो आई एम डैम श्योर कि आपको बिल्कुल भी मार्क्स मिलेंगे। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर थियरी में। देखिए कुछ हमने पॉइंट्स तो देखे, कुछ हमने डिटर्मिनेंट्स देखे, बट देर आर सम ऑफ द प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस विच यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर यू डिक्लेयर द डिविडेंड। तो वो 4 प्रैक्टिकल कंसिडरेशन फटाफट एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल कंसिडरेशन जो है बच्चों वो है फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी। सी मैं कहना ये चाहता हूं कि अब बहुत सारे डिटर्मिनेंट के बारे में एक बार नहीं सोचोगे ना तो चलेगा, लेकिन ये 4 फैक्टर के बारे में सोचना आपके लिए कंपलसरी है बिफोर यू डिसाइड टू गिव डिविडेंड। तो फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी ये पहली बात है। अगर कंपनी को फाइनेंस की नीड है, कंपनी को खुद को पैसे की जरूरत है, तो डिविडेंड कभी नहीं देना चाहिए वरना डेट उठाना पड़ सकता है। द सेकेंड इज कंस्ट्रेंट ऑफ पेइंग डिविडेंड। बच्चों मैं आपको बता दूं कंपनीज एक्ट के बहुत डिटेल प्रोविजन में हम नहीं जाएंगे, शायद कंपनीज एक्ट में आपने ये पढ़ा हो, बट कंपनीज एक्ट में काफ़ी सारी ऐसी कंस्ट्रेंट डिफाइन की गई है कि वो कंस्ट्रेंट को फुलफिल अगर कंपनी ने ना किया हो तो कंपनी डिविडेंड दे ही नहीं सकती। वो कंस्ट्रेंट को अगर कंपनी ने फुलफिल ना किया हो तो कंपनी डिविडेंड दे ही नहीं सकती है। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे कंपनी ने अगर प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन को लेस ना किया हो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो पुराने साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसे माइनस ना किया हो तो ऐसी कंपनी भी डिविडेंड नहीं दे सकती। और ऐसे तो कई सारे और रेस्ट्रिक्शंस कंपनीज एक्ट ने कंपनी पे लगाए होते हैं बाय पुटिंग अ प्रोविजंस इन लॉ, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा डिविडेंड देने से पहले। और एक पॉइंट जो है बच्चों वो है डिजायर ऑफ द शेयर होल्डर। 2 टाइप के शेयर होल्डर जनरली होते हैं। कुछ शेयर होल्डर कैसे होते हैं, दे वांट टू अर्न द फिक्स्ड इनकम। कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनको फिक्स इनकम अर्न करना अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि बिजनेस में मतलब हमने जो इन्वेस्ट किया है कंपनी में, कंपनी हमें उसके ऊपर हर साल कुछ ना कुछ फिक्स डिविडेंड देती रहे। वी आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन ग्रोथ, तो हमारा काम चलता रहेगा, हमारे घर का खर्चा निकलता रहेगा। तो ऐसे शेयर होल्डर अगर आपकी कंपनी में है तो आपको डिविडेंड देना चाहिए, वरना आप उन शेयर होल्डरों को नाराज करोगे। कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो फिक्स इनकम नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म के बाद होने वाले ग्रोथ में इंटरेस्टेड होते हैं। दे डू नॉट वांट टू विड्रॉ द स्मॉल अमाउंट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर, बट रादर देन दैट दे वांट टू keep that same amount in the company so that the company can reinvest the amount into the business, and after doing reinvestment they can have a growth after a long period of time. तो डिजायर ऑफ द शेयर होल्डर भी बिल्कुल देखना जरूरी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में कौन से टाइप के इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, क्या वो फिक्स्ड इनकम को मांगने वाले इन्वेस्टर है या वो ग्रोथ को मांगने वाले इन्वेस्टर है। ये देख के आपको डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करनी है। एक और पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड। नाउ दिस इज अ गुड पॉइंट, दिस इज अ मोस्ट आईएमपी पॉइंट फॉर अस। देखिए नेचुरली ऐसा होगा कि कोई भी कंपनी हर साल अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमाए, ये मुमकिन नहीं है। कभी कंपनी का प्रॉफिट अप होगा, बहुत ही अच्छा होगा, हो सकता है कभी कंपनी को लॉस का भी सामना करना पड़े या लेस प्रॉफिट भी कंपनी कमाए। तो करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि जब कंपनी ने ज्यादा डिविडेंड कमाया है, जब कंपनी ने ज्यादा डिविडेंड कमाया है तब पूरा डिविडेंड नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा पैसा रिटेन करके रखना चाहिए। ये तब काम आएगा जब कंपनी ने कम प्रॉफिट कमाया होगा या कंपनी लॉस में गई होगी। जिस टाइम कंपनी ने कम प्रॉफिट कमाया या मान लो कि कंपनी लॉस में गई तो वो पुराने सेव किए हुए पैसों में से लोगों को वापस डिविडेंड दे सकती है या कम डिविडेंड को वो स्टेबिलाइज कर सकती है, उसके परसेंटेज को इंक्रीज कर सकती है। तो इससे एक कंसिस्टेंट इंप्रेशन कंपनी की मार्केट में जाएगी।
मार्केट में इंप्रेशन ये बनेगी कि ये जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर को कंसिस्टेंट तरीके से सेम रेट में डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड को भी आपको सोचना चाहिए, और उसके लिए बहुत ज़्यादा जब अच्छे दिन हो तो आपको थोड़ा सा पैसा रिटेन करना चाहिए, जिससे बुरे दिनों में उस रिटेन किए हुए पैसों का आप इस्तेमाल कर सके। सो दिस वॉज द प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, राइट। आफ्टर दैट हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में और थियरीज में क्या पढ़ना है, राइट। सो मैथमेटिकल और फॉर्मूलाज के अंदर हमें कुछ थियरी ऑफ डिविडेंड पढ़नी है। थियरी ऑफ डिविडेंड दो ब्रॉड कैटेगरी में मैं यहाँ पे डिवाइड करके आपको समझाना चाहता हूँ। थियरी ऑफ डिविडेंड के अंदर पहले टाइप की जो थियरी है उसे नाम दिया गया है डिविडेंड रिलेवेंस थियरी। क्या नाम दिया गया है बच्चों? डिविडेंड रिलेवेंस थियरी। डिविडेंड रिलेवेंस का मतलब क्या? डिविडेंड रिलेवेंस का मतलब क्या बच्चों? ये थियरी के हिसाब से जो डिविडेंड होता है वो कंपनी के मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के लिए रिलेवेंट होता है या कंपनी के वैल्यूएशन के लिए रिलेवेंट होता है। मतलब डिविडेंड पॉलिसी में कुछ चेंज करने से कंपनी के वैल्यूएशन को फर्क पड़ेगा, ऐसा ये डिविडेंड रिलेवेंस थियरी कहती है। ऐसे दो मॉडल हमें ब्रॉडली लर्न करने हैं इस चैप्टर में या सीखने हैं। पहला जो मॉडल है वो है वॉल्टर्स मॉडल, एंड दूसरा जो एक मॉडल है बच्चों वो है गॉर्डन्स मॉडल, राइट। तो ये दो मेन मॉडल हमें सीखने हैं विच आर अ पार्ट ऑफ डिविडेंड रिलेवेंस थियरी। देयर आर सम सर्टेन देर इज वन मोर थियरी जिसका नाम है डिविडेंड इररिलेवेंस थियरी, जिसके अंदर जो हम थियरी सीखने वाले हैं वो है मोडी-ग्लानी मिलर की थियरी, और इसे शॉर्ट में कहा जाता है MM अप्रोच। मोडी-ग्लानी मिलर की थियरी, इसे शॉर्ट में कहा जाता है MM अप्रोच। तो हम डिविडेंड इररिलेवेंस थियरी को समझने वाले। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड इररिलेवेंस? ये थियरी ऐसा कहती है कि चाहे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे या कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर ना करे, उससे कंपनी की मार्केट वैल्यू के अंदर या कंपनी के ओवरऑल वैल्यूएशन के अंदर कहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हियर वी शुड फोकस ऑन कंपनीज ओवरऑल वैल्यूएशन। डिविडेंड इररिलेवेंस थियरी कहती है चाहे डिविडेंड दो चाहे डिविडेंड ना दो, कंपनी के वैल्यूएशन में कोई फर्क आएगा नहीं। ये कैसे होगा? एक टाइप ऑफ थियरी कहती है कि नहीं, वैल्यूएशन में फर्क आ जाएगा, मार्केट प्राइस में फर्क आ जाएगा। एक थियरी कहती है कि वैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं आएगा। ये क्या कहना चाहते हैं? जैसे ही हम ये थियरी शुरू करेंगे आपको पता चलेगा। अभी ब्रॉडली मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं कि चैप्टर में कौन कौन सी थियरी हमें पढ़नी। देखिए, दो मिसलनियस मॉडल भी है, उसमें एक है लिंटनर्स मॉडल और एक है ग्रेहाम एंड डॉड मॉडल। इसके एक या दो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में छपे हुए हैं और बरसों से एक या दो क्वेश्चन ही चल रहे हैं। तो मेरे लिए ये जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यस हमें इस मॉडल को सीखना तो पड़ेगा ही। तो मैं इसे नाम देना चाहता हूँ मिसलनियस मॉडल्स। बट यस, इस मॉडल के फॉर्मूला को भी मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगा जिसे हम याद रखेंगे और इसके सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो इतनी चीज़ें हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला के और थियरी के तरीके से इस डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में बच्चों सीखनी है।